देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 18वीं बार जाएंगे उत्तराखंड। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। दौरे की तैयारियां पूरी। पीएम के दौरे से पहले कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना। गणेश गोदयाल ने उठाए 10 अहम मुद्दे। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर सवाल। सीएम धामी ने देहरादून की सड़कों पर लगाई झाड़ू। स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। हरिद्वार में नारी शक्ति वंदन बिल पर बोली रेखा आर्य। महिलाओं के लिए बताया ऐतिहासिक कदम। 33% आरक्षण से राजनीति में बढ़ेगी भागीदारी। हल्द्वानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उग्र प्रदर्शन। 1 अप्रैल से धरना जारी। धरना और हुआ तेज। एसडीएम कोर्ट में सौंपा ज्ञापन। सरकार से लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायल दिल्ली के रहने वाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है और भाजपा ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली गई है और कल होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। पीएम मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी। आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। अगली खबर देहरादून से, जहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को उद्घाटन किए जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के वन मंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि यह परियोजना विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का अनूठा उदाहरण है। कॉरिडोर का अंतिम हिस्सा शिवालिक वन क्षेत्र, राजाजी टाइगर रिजर्व और देहरादून के घने जंगलों से होकर गुजरता है। परियोजना के तहत 165.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.95 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया और वन्य जीव संरक्षण के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सहित अंडरपास और बैरियर आदि भी विकसित किए गए हैं। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी आने के साथ साथ जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और अगले 20 वर्षों में 2.44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ 19% ईंधन की बचत भी होगी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल उद्घाटन कर, ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित होकर हमारे वाइल्ड लाइफ इस जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चित होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें परीक्षण भी कराया और कई हाथियों से लेकर गुलदार से लेकर तमाम तरह के वन्य जीव इसमें विचरण करते हुए देखे गए हैं और वन्य जीव विचरण करते रहे, उनकी आवाजाही भी रहे और हमारी इस परियोजना के माध्यम से इस राज्य में चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए मार्केट भी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री के आगमन, आपको बता दें देहरादून दौरे से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से जुड़े 10 अहम मुद्दों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है।
वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शराब और अवैध खनन जैसे गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल देहरादून में 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक, पैथोलॉजी में एडवांस सिस्मैक्स मशीन, किफ़ायती हेल्थ पैकेज और नया एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन शामिल है। इन सुविधाओं से मरीजों को बेहतर इलाज, तेज जांच और आसान रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी, जिससे अस्पताल में भटकाव और समय की बर्बादी कम होगी। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये पहल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ व महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है ये लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ जनता के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए लगातार ग्रोथ, यहाँ की हर क्षेत्र की ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, ओपीडी का हो, आईपीडी का हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, हर जगह ग्रोथ बढ़ी है। और कई जगह पर तो 300% इन लोगों ने तरक्की की है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर 5 चीज़ों की शुरुआत हुई है, जिसमें हर फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, वही स्पेशल बच्चों के। भाजपा महिला मोर्चा अल्मोड़ा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार द्वारा लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना बताया गया है। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल को पारित कर महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। ये निर्णय न केवल महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाएगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगा। 33% आरक्षण महिलाओं के कोई उपकार नहीं, बल्कि इतिहास में हुई असमानता का एक सुधार है। जो कभी एक वादा था, अब संवैधानिक वास्तविकता बनने की स्थिति में अग्रसर है। यह केवल एक विधेयक पारित न हो की बात नहीं है, बल्कि हमारे दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक है। यह हमारी महिलाओं का वह सम्मान है, प्रतिनिधित्व का उनके अधिकार पूर्ण स्थान देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी वे सदैव हकदार रही हैं। यह अधिनियम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्त भविष्य का सूर्योदय बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है, जिससे समाज में समानता और समावेशिता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति और नारी उत्थान के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में संसद में इस अधिनियम को पारित कर बाबा साहब के सपनों को साकार किया। उन्होंने कहा कि अब समय है कि महान लोकतांत्रिक पहल पर गर्व करने का, क्योंकि इसके माध्यम से महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंचकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। लंबे अंतराल से करीब 40 दशकों से हमारी मांग थी कि हमें विधायकी में और संसदों में भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए, और हम चाहते थे कि राजनीतिक परिदृश्य में भी महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हो
और राजनीति में भी जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी हमारी भागीदारी हो, क्योंकि जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तो जो योजनाएं अगर सरकार बना रही है उसमें हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम चाहते थे सरकार में महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी है और हम लोग की आधी आबादी को भी अगर हमें स्थान मिले तो ये हमारा प्रयास था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में आयोजित विचार गोष्ठी में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारी शक्ति वंदन बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच को लगातार जमीन पर उतारा जा रहा है। साथ ही उन्होंने घरेलू गैस की कालाबाजारी पर सख्ती की बात कहते हुए बताया कि कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और आपूर्ति व्यवस्था लगातार समीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अभियान वंदन बिल के माध्यम से, देखिए मैं समझती हूँ कि हर संवैधानिक मीटिंग में कहीं पे भी किसी भी जनप्रतिनिधि के, जो जनप्रतिनिधि महिला के रूप में, उसके परिजन कहीं पे भी संवैधानिक बैठकों में आमंत्रित नहीं। मैं समझती हूँ कि उन बैठकों से वो स्वयं ही अपने आप में जो है संवैधानिक परंपराओं का वो पालन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं समझती हूँ उनमें तो 100% इसका पालन है। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार से होता है तो निश्चित रूप से मीडिया बंधुओं के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से, उसको सुनिश्चित किया जाता है कि निर्णयकर्ता ये जो हमारा जनप्रतिनिधि जिस किसी रूप में भी है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर है, चाहे वो मेयर के स्तर पर है, वो ही उसके निर्णायक होंगे। इसको लेकर सुनिश्चितता की जाती है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के बड़कोट व कालिंदी मंडल की नेताओं द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रबल समर्थन एवं स्वागत किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में प्रस्तुत होने जा रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय है। लंबे अंतराल से करीब 40 दशकों से हमारी मांग थी कि हमें विधायकी में और संसदों में भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और हम चाहते थे कि राजनीतिक परिदृश्य में भी महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हो और राजनीति में भी जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी हमारी भागीदारी हो, क्योंकि जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तो जो योजनाएं अगर सरकार बना रही है उसमें हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम चाहते थे सरकार में महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी है और हम लोग की आधी आबादी को भी अगर हमें स्थान मिले तो ये हमारा प्रयास था। अगली खबर देहरादून से, जहां देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की पहल का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब इसे पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें निर्णय लेने में मजबूत भूमिका मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। देखिए, पहले तो हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सारी राष्ट्रीय महिलाओं की ओर से, क्योंकि देखिए हम लोगों की मांग पिछले 40-45 सालों से बहनें कह रही थी कि हमको आरक्षण की मांग रखते आई हैं। सभी पार्टियों में भी पहले चर्चा रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इस अधिनियम को लाने की। और अब देखिए अधिनियम आ भी रहा है और 16, 17, 18 में ये पास भी होगा, क्योंकि इतना जन समर्थन, हमारी बहनों का समर्थन उनके साथ है। और उन्होंने यही बातें रखी कि कैसे मैं बहनों की बातों से प्रेरित हुआ, कैसे मैंने बहनों को आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पुराने किस्से सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो एक पंचायत की महिला से उनको मार्गदर्शन आज भी मिलता है। तो उन्होंने कहा पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा विषय है जिसमें बहनों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आज देश की राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, आज देश की वित्त मंत्री हमारी महिला है। पुराने वो कहते हैं जिस भी क्षेत्र में हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है वो आगे बढ़ी है और सशक्त हुई है, और उसने साथ में सब पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगली खबर हरिद्वार से, जहां परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 69,500 चालान, 4,600 से अधिक वाहन सीज और 12 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व वसूली के साथ विभाग ने सख्त परिवर्तन का कदम उठाया है। आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा के अनुसार हरिद्वार जनपद के बड़े जिलों के बीच राजस्व लक्ष्य में पहला स्थान हासिल किया और हरिद्वार रुड़की मिलाकर लगभग 96%
लक्ष्य प्राप्त किया गया। साथ ही बकाया राजस्व वसूली में भी इस वर्ष उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो हमारा ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू टारगेट रहता है और जो इन्फोर्समेंट का टारगेट रहता है, तो उसमें जो हमारे स्टेट के बड़े जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे टारगेट 100 करोड़ से ऊपर रहता है, तो उनमें हरिद्वार जो है वो अग्रणी रहा है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू में हमने लगभग 96% का हरिद्वार और रोहतक ने मिला के जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया है, जो कि 100 करोड़ के टारगेट्स वाले ऊपर से जितने भी ऑफिस हैं उसमें अग्रणी है। उसी प्रकार से जो प्रवर्तन की कार्रवाई है उसमें भी लगभग 70,000 से ज़्यादा चालान और 12 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व वसूला गया है, जो कि अगेन जो है वो एनफोर्समेंट की दृष्टि से एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है हरिद्वार का। देखिए, अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो हमने जो बहुत फोकस किया था टैक्स एरियर्स जो हमारे चलते हैं उनकी बकाया वसूली पे। काशीपुर में ज्ञानार्थी कॉलेज द्वारा आयोजित यातायात जागरूकता रैली ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। रैली का शुभारंभ महापौर दीपक बाली ने हरी झंडी दिखाकर किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को समझाया और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया है। कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर मनोज मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस पहल का उद्देश्य छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाना है। साथ ही संस्थान में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैं सबसे पहले ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने बच्चों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर आज एक रैली के रूप में वो काशीपुर की सड़कों पर निकले हैं, जिसमें बहुत सारे स्लोगन आप जो देखेंगे कि सीट बेल्ट लगाना है ज़रूरी, हेलमेट पहनना है ज़रूरी, गाड़ी की गति को कम रखें। ये सब चीज़ों के साथ उन्होंने ये माना है कि किसी भी विभाग के द्वारा जो कानून के साथ जिस चीज़ का कंट्रोल कराया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए है, उसमें जन सहभागिता भी ज़रूरी होती है। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से, जहां राज्य में दुर्गम क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हेली एम्बुलेंस सेवा जीवनदायिनी साबित हो चुकी है। जीवनदायिनी साबित हो रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी हर आपात स्थिति में हेली एम्बुलेंस सेवा कारगर साबित हो रही है। सोमवार को बड़कोट तहसील अंतर्गत ग्राम कुर्सील की एक महिला का प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक प्रसव कराया, लेकिन नवजात को सांस संबंधी दिक्कत होने के चलते डॉक्टर अंगद राणा व डॉक्टर रोहित भंडारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर BS रावत के निर्देशन में जच्चा बच्चा को हायर सेंटर रेफर किया और डॉक्टर अंगद राणा ने बताया कि अनामिका पत्नी प्रवेश ग्राम कुर्सील को प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया था। सफलतापूर्वक प्रसव के बाद नवजात को सांस संबंधी समस्या हो रही थी, जिसके कारण बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रदेश भर में 1 अप्रैल से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में 6 अप्रैल से जारी शांतिपूर्ण धरना आज उग्र प्रदर्शन में बदल गया। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और SDM कोर्ट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हल्द्वानी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय मतलब 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है, हमारा 24,000 में हमारा मानदेय किया जाए। और हम लोग इतने दूर से आते हैं सर, हमारे वहाँ नहीं सड़क है, नहीं फोन के फैसिलिटी नेटवर्क आते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। मानदेय इतना कम है, इतना हमारा जो सारा विभाग का काम हमसे कराया जाता है। मेरी बात सरकार से यही निवेदन है कि आपके द्वारा सरकार सारा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है। कहीं पे भी अगर ऐसी कुछ रैली वगैरह कुछ होगा, कहीं पे पार्टी वगैरह की तो जनता आएगी तो सरकार हम ही को बुलाती है। सर हमारी तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी तो मांग है सरकार से कि हमें 9,300 से 18,000 तक का वेतनमान बढ़ाया जाए। हमारा हम मानदेय में कब से काम कर रहे हैं, हमने सरकार को पहले ज्ञापन भी सौंपा था और 2 मार्च में हमारा उसके प्रति हमारा एक लंबी रैली भी निकली थी सरकार के प्रति। सरकार ने आश्वासन भी दिया था हम लोगों को कि हम आपके मानदेय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस वजह से हमें 1 तारीख से तालाबंदी हड़ताल में बैठना पड़ा और सारे अपने केंद्रों को बंद करना कर रहा। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, फिलहाल इस समय तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे।
के माध्यम से सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि हमें सम्मानजनक और संतोषजनक वेतन मिलना चाहिए। 9,000 आजकल किसका घर चल रहा है अभी बताइए? 9,000 काम के हिसाब से 9,000 बहुत कम है। हमें मजदूरी की तरह से हमसे काम दिया जाता है। सारे विभाग का काम हम करते हैं। ऑनलाइन काम है, FRS है, समाज कल्याण है, दिव्यांग है, विकलांगता का है, जो भी सारी निर्वाचन का है, पशुपालन में हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी। सब जगह हम लोगों को अवेलेबल किया जाता है कि तुम लोग जाओ, लेकिन उसके हिसाब से हमें मानदेय नहीं मिलता। तानाशाह है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। उनको ऐसा लगता है पैसे और शराब के बल पर हम अगला चुनाव जीत जाएंगे, और जब नारी सड़कों पर निकलती है तो बड़े बड़ों के घमंड टूट जाते हैं। ये उसी का परिणाम है। समान कार्य समान वेतन, इनको 9,000 रुपया, जब विधायकों की 5 लाख रुपए महीने की सैलरी हो सकती है तो इनको 25,000 क्यों नहीं मिलते? 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो अन्याय है। इस अन्याय का बिगुल बजाने हम आए हैं। भी मानदेय 9,000 मिलता है। 9,000 में हमारा घर नहीं बन सकता। हम चाहते हैं हमारी मांगे 24,000 हो। हमने 24,000 कम दे रहा, अभी हमें 9,000 मिल रहा है। हमारा बहुत काम करते हैं। SR का हम करते हैं, तहसील का काम हम करते हैं, बच्चों को पोषण दिवस का हम काम करते हैं, और हमें अंडे का बच्चा हम करते हैं। सब काम हम ही करते हैं। तो मैं कहती हूँ हमें सिर्फ हमें मानदेय मिलना चाहिए। मधु सिंह, हमारे महिलाओं के इस धरना प्रदर्शन को हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो हैं ये मानदेय वृद्धि की मांग इनकी है, क्योंकि इनको अभी वर्तमान में 9,000 रुपए इनका मानदेय हुआ है, और इनकी मांग है कि इनको 24,000 कम से कम मानदेय दिया जाए। क्योंकि मैंने खुद 10 वर्षों तक रामगढ़ विकास खंड में प्रमुख का कार्य किया है, तो मैंने देखा है कि किस तरह से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से एक कार्यकर्ती से 4 कर्मचारियों का काम लिया जाता है, चाहे वो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे पोषण की बात हम करें, महिलाओं का पोषण, महिलाओं का स्वास्थ्य, क्योंकि इसमें बाल विकास और महिला कल्याण विभाग के नाम से ये चल। प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के कांटे सुचारू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी। इससे नाराज किसानों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें, मंडियों में गेहूं खरीद के कांटे शुरू न होने से किसान आक्रोशित हैं। गुस्साए किसानों ने आज IFC दफ्तर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। गेहूं की तौल चालू करो। दुखी है। एक जो है अप्रैल से तोल कांटे चालू करने गेहूं के लिए कहा था सरकार ने, कांटे खड़े कर दिए सफेद हाथी, और एक टोटल बढ़ाया नहीं, इन्होंने एक दाना नहीं तुला कांटों पर। किसान हजारों कुंटल लेकर मंडियों में बैठा है। तो इसलिए हमें 4 दिन पहले भी हमने बार वार्ता करी है। 4 मीटिंगें जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के साथ हो चुकी हैं। अपनी व्यवस्था सुचारू कर लो, नहीं हुई सुचारू व्यवस्था, तो मजबूरन होकर हमें यहाँ RFC दफ्तर हल्द्वानी आना पड़ा। आज हमने 10-11 बजे से घिराव कर रखा RFC दफ्तर का। अब तो वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो है नहीं, जब लिमिट आएगी जब ही करेंगे। क्योंकि विगत वर्षों में उत्तराखंड सरकार द्वारा गेहूं की खरीद बहुत ही कम की गई थी, क्योंकि जो मार्केट रेट थे वो बहुत हाई होते थे, जिस कारणवश हमें केंद्र सरकार द्वारा कम लिमिट दी गई थी। पर अब उस चीज को हम टैकल करते हुए हमने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। हमने ही नहीं, हमारे सचिव साहब ने भी उसे लेटर लिखा है, और उसी लेटर को मैंने सभी किसानों में पढ़ के सुनाया कि किस प्रकार से वो लेटर जा चुका है। और 1 से 2 दिन का समय हमने उनसे लिया है कि हम कुछ ही समय में जितनी जल्दी हो सके, हमें केंद्र सरकार जैसे ही लिमिट देती है हम उनको लिमिट बांट देंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे आप देखिए K News इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।